हेलो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स क्लास 12 का पार्ट 2 है। और इस पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो चैप्टर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मेन हम लोग को दो ही चीज़ों की डेरिवेशन ध्यान में रखनी है, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बाकी जो टेलीस्कोप है उसका फॉर्मूला पूछा जाता है, लेकिन उसकी डेरिवेशन बहुत ही रेयर केसेस में आस्क होती है, तो केवल फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो हम लोगों को पढ़ना है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोगों को पहले जनरल टर्म्स जान लेने चाहिए। तो जनरल टर्म्स में क्या है कि मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, एक ऐसा मिनिमम डिस्टेंस जहाँ जिस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है और हम उस ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, तो वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं उसे कहते हैं लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ विजन या फिर डिस्टिंक्ट विजन। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमें जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज चाहिए होगी वो लार्ज चाहिए होगी। इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कह सकते हैं। ये एक तरह का कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ बहुत कम होती है, क्योंकि हमें जो ऑब्जेक्ट की इमेज, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट की इमेज चाहिए होती है वो मैग्नीफाइड चाहिए होती है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? मैंने टाइनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस विद इन इट्स फोकस, जब एक छोटा सा ऑब्जेक्ट उसके फोकस के विद इन इट्स फोकस मतलब प्लेस करा जाए उस विद इन इट्स फोकस, तो वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज मिलने लगती है हमें ऑब्जेक्ट की, जो कि लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ विजन पे बनती हैं। अब मैक्सिमम एंगल सब्सटेंट अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ विजन पे रखा है तो मैक्सिमम एंगल कैसे सब्सटेंट करेगा? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक आई है, ये देखिए एक आई है, ठीक है, और इस यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस जगह पे। तो यहाँ से अगर हम देखें, हमने इसको जोड़ा, हमने यहाँ से हम देख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एक एंगल बनाया अल्फा। तो हमने मानिए हमने ऑब्जेक्ट की हाइट रख दी h0 और ये लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ विजन पे रखा है, तो हमने इसे रख दिया d। तो अल्फा इज इक्वल टू h0 अपॉन d, डिस्टिंक्ट विजन। और जनरली केसेज में डिस्टिंक्ट विजन की वैल्यू क्या होगी? 25 सेंटीमीटर। तो हमें इतना पता चल गया। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन का यूज़ क्यों करते हैं? मतलब अब देखिए, अगर यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट रखें, उसकी अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखिए जो एंगल बन रहा है हमारा, वो थोड़ा सा हमारा अल्फ़ा जो है बड़ा है। वहीं अगर हम इसको दूर रख दें, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दें, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा बीटा वो छोटा होगा। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। अल्फा बाय बीटा भी हो सकती है मैग्निफिकेशन, और बीटा बाय अल्फा हो सकती है। रेशियो क्या है? ये है रेशियो ऑफ एंगल, उनके डिफरेंट पोजीशंस के हिसाब से हम उनका रेशियो निकाल सकते हैं। इससे हमें एंगल मैग्निफिकेशन का यूज़ हो जाता है कि हम डिफरेंट जो हमारी पोजीशन है उसके हिसाब से एंगल्स का रेशियो निकाल सकते हैं। अब इसमें दो केसेस होते हैं। पहला केस है हमारा कि जब कॉन्वेक्स लेंस जो होगा वो ऑब्जेक्ट और आई के बीच में रखा हो। तो अब इन्होंने देखा एक ऑब्जेक्ट और हमारी फोकल लेंथ के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया, उस ऑब्जेक्ट से रे गई अपनी दूसरे फोकस से पास हुई और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, ठीक है, एक दूसरे फोकस से पास हुई और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई। हमें पता ही है कॉन्वेक्स लेंस के केस में वर्चुअल इमेज मिलेगी अगर हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ से हमने पीछे की तरफ ड्रॉ करी, तो हमारी एच आई की जो इमेज आई जो लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ विजन पे रखी है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है हमारी लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन बननी है। तो प्रिंसिपल तो एकदम हमारा लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे हमारी जो इमेज है वो बन गई। तो इमेज क्या है? हमारी इमेज बड़ी है। अब अगर हम क्लियरली देखें इस डायग्राम में, ठीक है, जूम करते हैं, अब ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं थोड़ी, ठीक है, क्लियरली देखें इस डायग्राम में तो हमारा ट्राइंगल बन रहा है। देखिए एच, अगर ये सब हटा दें, मतलब ये सब हटा देते हैं, देखिए ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ बीटा एंगल सबटेंड हो रहा है और ये ट्राइंगल टाइप में बन रहा है हमारा। तो एम क्या होगा? बीटा बाय अल्फा, हमें पता है बीटा बाय अल्फा। और टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा में पता है क्या होता है? अब हम पहले निकाल चुके हैं कि h0 अपॉन डी अल्फा होता है अगर हम एक तरफ से एक जगह पे रखा और फिर उसकी इमेज दूसरी तरफ दूर बनने लगी, तो हमें पता है। तो अब हमने टैन बीटा रखा, टैन बीटा की वैल्यू क्या आई हमारी? h0 अपॉन यू ऑब्जेक्ट से, और टैन अल्फा की वैल्यू हम पहले निकाल चुके h0 अपॉन डी। तो डी बाई यू पहली इक्वेशन मिल गई। फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अब इमेज कितने भी डिस्टेंस बन रही है? हमारी डी पे बन रही है, मतलब डिस्टिंक्ट विजन हमारी जो वी है वो हमारा डी हो गया, और यू हमें पता ही था। अब हमने इसी 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी, फिर फॉर्मूला रख दिया डी प्लस एफ अपॉन डी एफ, यू इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी प्लस एफ। फिर मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा था, बीटा अपॉन अल्फा भी कर सकते हैं, फिर अल्फा अपॉन बीटा भी कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने हमारा जो है डी अपॉन यू यानी इन्होंने बीटा अपॉन अल्फा कर दिया, तो बीटा अपॉन अल्फा कर दिया डी अपॉन डी प्लस एफ अपॉन एफ, ठीक है। और फिर इससे हमारी डी प्लस एफ बाई एफ आ गई, और फिर मैं सॉल्व कर लेते 1 प्लस डी बाई एफ आ गई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार पूछा जाता है, मतलब इस पर मतलब आपके 1 मार्क्स पे क्वेश्चन आते हैं।
फिर तो मैं 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। भाई इसका सेकंड केस होता है कि इमेज अगर इन्फिनेटिव बन रही हो, तो अगर इमेज इन्फिनेटिव बनेगी उसका भी डायग्राम बहुत सिंपल है, तो आपको कहीं से मिल जाएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इसमें मेन फॉर्मूला है कि इसमें जब इमेज इन्फिनेटिव बनेगी तो GU होगा हमारा वो F के बराबर हो जाएगा। तो मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा फोकस पे ही रखा जाएगा। तो M इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा फॉर्मूला पता है। फिर यहाँ पे H0 अपॉन F, अब यहाँ पे U था तो U में हमें रखना पड़ा था फॉर्मूला उसका वाला जो मैंने निकाला था DF अपॉन D प्लस F, फिर H0 अपॉन D रख दे, M इज इक्वल टू D बाई F मिल गया। अब ये हमारी डेरिवेशन हो गई सिंपल माइक्रोस्कोप की। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम 2 मेन पॉइंट पढ़ेंगे कि अब क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और उसकी डेरिवेशन। तो केस 1 में अगर फाइनल इमेज जो हो वो हमारी फॉर्म हो लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ विजन पे, हमेशा फाइनल इमेज फॉर्म करनी है लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ विजन पे। इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा FO वो हमारा बहुत स्मॉल होगा, मतलब फोकल लेंथ हमारी जो होगी ऑब्जेक्टिव की वो बहुत स्मॉल होगी, वहीं फोकल लेंथ जो होगी हमारी आई पीस की वो बहुत लार्ज होगी। अब इस डायग्राम से हम क्लियरली देख सकते हैं कि देखिए ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, देखिए फोकल लेंथ इसकी बहुत छोटी है, वहीं हमारी जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ बहुत बड़ी है। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, FO के पीछे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, उससे इमेज गई यहाँ पे टकराई, यहाँ पे A' B' बना। अब इस A' B' ने हमारे आई पीस के लिए इमेज का काम किया, उसने अपनी इमेज भेजी। अब ये इमेज वर्चुअल बननी थी तो ये पीछे एक्सटेंड हुई और पीछे इसने इनलार्ज इमेज बना दी ऑब्जेक्ट की, तो वो हमें मिल गया। अब ये जो इनलार्ज हमें आखिरी इमेज मिली है इन दोनों की वजह से उसको हम लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ विजन मान लेंगे कि आई पीस से लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ विजन पर है। ठीक है, इधर वाले ऑब्जेक्ट को जो क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए था तो UO ले लिया और इसकी जो इमेज बनी उसे VO ले लिया। इधर इसको UE ले लिया, इसकी जो इमेज बनी इसको VO नहीं ले सकते क्योंकि इसको हमने D ले रखा है, लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ विजन पे ले रखा है। फिर वही वाला फॉर्मूला हमारा अल्फ़ा पे अगर हमने यहाँ से देखेंगे तो H0 अपॉन D, तो M इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फ़ा, tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा। H अपॉन UE ले लेंगे पहले क्योंकि हम UE से देख रहे हैं, पहले हमारा ऑब्जेक्ट UE पे था तो H अपॉन D। अब हमें क्या मिल गया H' अपॉन H इंटू D अपॉन UE, और H' अपॉन H क्या होता है V0 अपॉन U0, हमें पता ही है। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला M0 इंटू ME। अब मैग्नीफाइंग पावर निकालना चाहें तो ME क्या होगा D बाई UE या फिर 1 प्लस D बाई FE या फिर M0 इंटू ME। अब ME की वैल्यू निकाल ली थी हम, तो हमने इसमें पुट कर दी तो हमारे इसकी वैल्यू भी आ गई। सेम वही माइनस L अपॉन F0 से भी निकाल सकते हैं। अभी सब फॉर्मूले केवल याद रखने वाले। केस 2 में अगर इमेज इन्फिनिटिव फॉर्म होगी तो जो यहाँ पे हमारी V0 अपॉन U0 इज इक्वल टू 1 प्लस D बाई FE हो रहा था और इसमें माइनस L अपॉन F0 1 प्लस D बाई FE हो रहा था, वो सिंपल यहाँ पे D बाई UE हो जाएगा और FE क्योंकि UE के इक्वल हो जाता है इसमें। टेलीस्कोप में हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग 4 तरह के टेलीस्कोप्स मिलते हैं। और ये सब टेलीस्कोप्स जो होते हैं बस इनका देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का थोड़ा सा बता दिए कि ऑब्जेक्टिव लार्ज है, आई पीस स्मॉल है, इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके केवल फॉर्मूलेज जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फॉर्मूले आपको किसी बुक में आपकी NCERT में आराम से मिल जाएंगे। NCERT के क्वेश्चंस हम आपको पहले मार्क लगा चुके हैं, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, उस वीडियो में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। और अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स में सबसे पहला डेरिवेशन जो है वो कूलम्ब्स लॉ का। कूलम्ब्स लॉ में क्या करेंगे, 2 चार्जेस ले लेंगे Q1 Q2, उनको डिस्टेंस R डिस्टेंस अपार्ट रख देंगे। तो F अब हमें मतलब गिवन होगा F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई R²। तो इनको इक्वल करने के लिए हमें किसी कांस्टेंट का यूज़ करना होगा, वो कांस्टेंट होगा हमारा K। K की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी 8.85 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, जिसको हम लिख सकते हैं कि ये जो होगी अप्रॉक्सीमेट 9/10⁻⁹ होगा क्योंकि 1/4 पाई में लगभग जो हमारी वैल्यू होगी सब कुछ कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी यही आ जाएगी। अब आगे डेरिवेशन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में F वैक्यूम ले लिया, वैक्यूम में तो हमें पता ही एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन F मीडियम में हमने एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन ले लिया, केवल एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन ले लिया। तो अब हम इसमें F वैक्यूम से अगर F मीडियम को डिवाइड कराएं तो हमें क्या मिल जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नेट को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल कर देंगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम में क्या होगा 1, लेकिन एयर में क्या होगा 1.00054 और वाटर के लिए 80। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है कि F1 प्लस F12 प्लस F13 प्लस सो ऑन प्लस F1 सब एक दूसरे के ऐड हो जाएगा। और F1 की F निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा हमारा F इज इक्वल टू √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos। इसका डेरिवेशन जो है एप्लीकेबल नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डेरिवेशन कोई नहीं है, E इज इक्वल टू F1 Q0 F इज इक्वल टू Q0 E, नॉर सिंपल फॉर्मूला। लेकिन उसी पॉइंट चार्ज के लिए अगर हमें निकालना पड़ेगा तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। इसके लिए क्या रखा हमने
एक सोर्स चार्ज रखा, इसको हमें पता करना है कि इसके लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, ठीक है। अब ये हमें बताएगा कि इस पर जिसको हमने r डिस्टेंस अपार्ट रखा है और इसका फोर्स जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका फोर्स जो होगा रिपेल करेगा इसे, तो ये इधर तरफ जा रहा है। तो अब इसके कैसे निकालेंगे इसे, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0/r², यूनिट वेक्टर ले लिया r। अब इसको डिवाइड करवा दिया तो हमें क्या मिल गया, वेक्टर r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसमें भी पॉइंट चार्जेस के लिए सम बिल्कुल ही वैसा ही है, सब कुछ ऐड कर देंगे। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब भी क्या पता चल रहा है, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसमें मास तो ले सकते क्योंकि यहाँ पे चार्ज है, तो यहाँ पे लेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज इक्वल टू वॉल्यूम की वैल्यू क्या रहेगी, 4/3πr³ सेंटीमीटर माइनस क्यूब। सरफेस के लिए भी, सरफेस चार्ज के लिए भी हमने लिख दिया dq/ds, सरफेस ले लिया, फिर q 4πr² सेंटीमीटर माइनस 2 रख दिया। लीनियर के लिए हमने क्या लिया, लेंथ से डिवाइड करा दिया, 2πr रख दिया सेंटीमीटर इनवर्स। अब जब अगर हमें कंटिन्यूस चार्ज हमारे क्या हो गए, वॉल्यूम के लिए, सरफेस के लिए और लेंथ के लिए, तो टोटल चार्जेस कैसे निकालेंगे, डिस्क्रीट प्लस कंटिन्यूस। और डिस्क्रीट क्या होता है, वही हमारा फॉर्मूला E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ठीक है। अब हमारा आ गया डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसमें मतलब एक तरफ नेगेटिव चार्ज होगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन रहेगी और इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 2a। अब रो इज इक्वल टू Q × 2a, क्या कह सकते हैं, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, कोई भी चार्ज चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव इनटू अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम अ नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका HCl है, जिसका H + Cl-। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, -q + q, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक्सियल मतलब एक्सिस पे ले लिया, एक्सिस पे लिया। अब मैं एक देखिए यहाँ पे जूम करो, ढंग से हो जा थोड़ा सा, बस बस, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया -q + q, यहाँ पे एक सोर्स चार्ज रख दिया चेक करने के लिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इसको Q0 ले लिया। अब देखिए -q से अगर ये पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्ट होगा, वहीं पॉजिटिव से रिपेल होगा। इसके बेस की डिस्टेंस 2 है और इसके जो मिड पॉइंट है इससे Q0 की डिस्टेंस हमारी r है। तो E - q के लिए क्या होगा, r इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन में, तो मतलब r में a ऐड कर दो, तो r + a यहाँ तक आएगा, ठीक है। r + a पूरा लाएंगे। वहीं E + q के लिए क्या होगा, E + q के लिए क्या होगा, ये तो हमारा r है ही और हमें +q से लाना, तो r में से a माइनस कर तो हमारा +q तक आ जाएगा, तो हमें इतना पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना करेंगे हम। अब फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r0, तो अब हमने दोनों की वैल्यू रख ली। टोटल में क्या करेंगे, -q + q ऐड करवाएंगे और फिर हमें क्या पता चला कि माइनस वाला जो है उसे पीछे रखेंगे क्योंकि नेगेटिव है, तो हमसे नेगेटिव पीछे रखा, सॉल्व करा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2πr/4πε0 r² - a² का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर हम a को बहुत 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 छोटा मान लें r से, तो E टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2p/r³। वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्विटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, अब इक्विटोरियल पे मान लो, इक्विटोरियल मतलब परपेंडिकुलर टाइप पे रख दिया, ठीक है। अब परपेंडिकुलर में रखा तो हमने यहाँ पे रखा, यहाँ पे हमने -q लिया, इसे +q लिया, नेगेटिव से पॉजिटिव हमने वेक्टर ड्रॉन कर दिया, इसको हमने 2a लिया तो इसको a ले लिया, इसको a ले लिया, यहाँ से ट्राइंगल बनाया, यहाँ पे हमने क्योंकि Q0 चार्ज रखा हुआ है, परपेंडिकुलर डाला, ये a हो गया, ये हो गया, बीच वाले को हमने r ले लिया और यहाँ पे हमने क्योंकि ये +q है, ये +q है, तो इसको इधर रख लिया, इधर माइनस किया, तो इक्विटोरियल जो होगा वो हमारा जो होगा E नेट होगा। अब हम इससे सॉल्व करेंगे इसको। अब E - q के लिए, अब हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर स्क्वायर + बेस स्क्वायर से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे Q0 और +q वाले की। अब E - q E + q के इक्वल होगा क्योंकि इधर से भी वही चीज़ है, इधर से भी वही चीज़ है। Q/4πε0 r² + a² निकाल ही लिया। इक्विटोरियल का क्या फॉर्मूला होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है कॉस्ट वाला टर्म लेना होगा, परपेंडिकुलर तो ले नहीं सकते, कॉस्ट वाला टर्म लेंगे। तो -2e - q cos थीटा, हमें पता है कि दोनों इक्वल है एक दूसरे के, तो हमने फिर निकाल ली वैल्यू, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी सिंपल, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली, इसमें से कॉस वैल्यू आराम से निकल आएगी, a/this बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज निकाल ली और फिर हमने यहाँ पे सब कुछ पुट कर दिया, तो हमें आंसर मिल गया p/r² + a² 3/2। अब इसमें मान लें a बहुत छोटा है तो p/r³, तो हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, E एक्सियल जो होता था वो तो हमारा 2p/r³ था, वो 2 × p/r³ यानी E इक्विटोरियल के 2 × होगा। अब टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
अब हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली पूरी, और इसमें यहाँ पे एक हमने डाइपोल मोमेंट रख दिया, माइनस क्यू से प्लस क्यू कर दिया, 2a वैल्यू रख ली। इसमें टॉर्क क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर फोर्स, प्लस क्यू इधर घसीटेगा, माइनस क्यू इधर घसीटेगा, अब यहाँ पे क्या आया, इसके हमारा क्योंकि थीटा कंपोनेंट है 2a साइन थीटा हो जाएगा, 2a कॉस थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमेशा रहता है तो 2a साइन थीटा याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एफ टोटल, क्योंकि इन्होंने कहा कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0, हमें ये शो करना है। पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टाउ पता है हमें, क्यू ई माइनस क्यू ई, एफ टोटल 0 हो जाएगा क्योंकि इन दोनों में मिल गया। टाउ ई इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा 2a क्यू साइन थीटा। तो टाउ जो होता है ऑन डाइपोल विल बी मैक्सिमम कब होगा, जब वो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ लाइंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन इसकी जो कंक्लूजन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो होता है वो डेंसिटी नंबर कितनी लाइंस पास हो रही है उस पर डिपेंड करता है। तो इन्होंने क्या कि इज टू शो करना है इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन्होंने यहाँ पे एक लूप ले लिया, यहाँ पे एक हमने ले लिया लूप टाइप में, तो इन्होंने यहाँ से लाइन्स पास करी। अब यहाँ पे देखिए डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सारी लाइनें बहुत 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 क्लोज है। OP1 को हमने R1 ले लिया और OP2 को हमने R2 ले लिया। ठीक है, और इसे P1 ले लिया, इसे P2 ले लिया, डेल्टा ओम कर दिया, R1² डेल्टा ओम कर दिया, R2² डेल्टा ओम कर दिया। P1 की वैल्यू हो जाएगी n/R1² डेल्टा ओम, और P2 की वैल्यू हो जाएगी n/R2² डेल्टा ओम। E1/E2 की वैल्यू निकाली R2²/R1²। ठीक है, तो हमें क्या मिल गई वैल्यू, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा एरिया वेक्टर याद रखना है कि ये जो होता है ये परपेंडिकुलर वेक्टर होता है प्लेन से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई E इज इक्वल टू E डेल्टा एस कॉस थीटा। अब इसी पे हम आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए ट्यून रहिएगा। गॉस थ्योरम, उसके सारे डेरिवेशन, उसके साथ चैप्टर्स के भी डेरिवेशन, मतलब उसके साथ हम बताएंगे किस चैप्टर में क्या क्या डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर में कोई भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं, केवल ऐसे ही देखना है। और जो इंपॉर्टेंट है वो लगवाने लायक नहीं है, मतलब आप अपने आप से कर सकते हैं, तो वो डेरिवेशन बताएंगे। तो हमारी अगली वीडियो के लिए ट्यून रहिएगा। और आपको पता है सब करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।